नमस्कार, मैं श्रीमती बबीता गिरी, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सोमी, जिला राजनांदगांव, ब्लॉक राजनांदगांव। आज मैं पश्चिमी भारत विज्ञान मेला के अंतर्गत अपना एक छोटा सा TLM आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा पहला TLM है जनरेटर। जैसे हम सभी जानते हैं कि जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे मैंने एक गत्ते का प्रयोग किया है और यहाँ पे डायनमो है, मोटर और LED लाइट। जैसे ही मैं इस गत्ते को घुमाऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आपकी LED लाइट जलने लगती है। होता इसलिए है कि जब हम गत्ते को घुमाते हैं तो ये जो यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि यंत्र में हम ऊर्जा दे रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जनरेटर वह यंत्र है जो कि विद्युत उत्पन्न करता है। अब मैं आपको ये डायनेमोमीटर के बारे में बताऊंगी। डायनेमोमीटर में ये तांबे की तार है जिसे कुंडली कहते हैं और ये चुंबक। जब हम इसको इस तरह से घुमाते हैं तो तांबे के तार में प्रेरण उत्पन्न होता है। प्रेरित होने के तांबे का तार प्रेरित होता है चुंबक के द्वारा और वह विद्युत उत्पन्न करता है, जिससे कि हमारा जो जनरेटर होता है वह कार्य करता है और विद्युत उत्पन्न करता है। यहाँ पे हम एक प्लेट लिए हैं, प्लेट को इस रस्सी से इसका सपोर्ट दिए हैं और ये बॉटल है। आप देखेंगे बॉटल में पानी भरा हुआ है। अब इस बॉटल को हम रखेंगे और इसकी स्थिति को निर्धारित करेंगे। अब ये पानी भरा बॉटल को हम इस तरह घुमाएंगे, इस तरह पूरे पथ में घुमाएंगे। आप देखेंगे पानी से भरा हुआ बॉटल ये बिल्कुल भी गिर नहीं रहा है, पानी इसके अंदर का नहीं गिर रहा है। इसका कारण है कि जब हम किसी भी वस्तु को वृत्तीय पथ में घुमाते हैं तो जब वृत्तीय पथ के कारण इसमें एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल किसी भी घूमती हुई वस्तु के ऊपर लगाया जाता है। इस अभिकेंद्रीय बल के कारण ही ये पानी इसमें से बॉटल से नहीं घूम रहा है। इसी बल के कारण ही जो हमारे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं, यदि किसी स्पीड पर, किसी मोड़ पर यदि हम बहुत तेजी से जो गाड़ी मोड़ते हैं उस अभिकेंद्रीय बल के कारण ही मुड़ती है। ये हमने एक बॉटल लिया है, उसके अंदर पाइप लगाई और दूसरे पाइप में हमने बलून लगाया है। हम सामान्यतः यह सोचते हैं कि यदि हम पाइप में या बलून में फूकेंगे तो हवा जो है बलून फूलता है, लेकिन इसके विपरीत हम यहाँ पे देखेंगे। जब हम इस पाइप के द्वारा इसके अंदर की हवा को बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये हमारा जो अंदर लगा हुआ बलून है फूलेगा। देखेंगे, देखिए आप यहाँ पे ये जो बलून था पूरी तरह से फूल गया। इसका कारण है कि अंदर का जो दाब था वो कम हुआ और बाहर की तरफ आना चाहिए। ये देखिए हमने ये खाली बलून लिया है, इसका आँख के ऊपर रखते तो आप देखेंगे ये तुरंत फूट गया। इसके पश्चात यदि हम ये भरा हुआ बलून को इस आग के ऊपर रखेंगे तो देखिए ये बलून नहीं फूट रहा है। इसका कारण है कि जब हम इसे ऊष्मा दे रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इसमें जो अंदर में पानी भरा है उसमें हो रहा है प्रसार। ऊष्मीय प्रसार के कारण अंदर का पानी गर्म होकर ऊपर की तरफ आ रहा है और ये जो क्रिया होती है ये संवहनी क्रिया होती है। संवहनी क्रिया के कारण जो है ये बलून में जो भरा हुआ पानी है आपका नहीं भरा। इसके पश्चात आप देखेंगे ये बलून को मैं इसके अंदर डालना चाह रही हूँ, लेकिन ये बलून इसके अंदर नहीं जा रहा है। अब इसे हम यदि इस तरह से गर्म करेंगे और गर्म करके डालेंगे तो आप देखेंगे ये अंदर की तरफ चला गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि जब आपका हम सामान्य रूप से बलून में पानी डाल रहे थे तो ये अंदर नहीं गया, क्योंकि अंदर का जो वायुमंडल अंदर का दाब था वो बाहर की तरफ आना चाह रहा था और वो बाहर की तरफ आ गया। लेकिन जब हमने इसमें गर्म करके कागज डाला तो अंदर की हवा गर्म हुई और गर्म होने के कारण वो फैल गई, प्रसार हुआ और वो अंदर की ऊपर, और इसमें जो था बलून में भी प्रसार हुआ। बाहर से जो दाब था वो बलून को अंदर की तरफ धकेलता था और अंदर का दाब बाहर की तरफ। बाहर का दाब अधिक होने के कारण ये बलून जो है अंदर की तरफ आसानी से चल गया। यहाँ आज में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। रासायनिक समीकरण संतुलित करना सभी के लिए बहुत कठिन है, लेकिन इस विधि के द्वारा बहुत आसानी से
हम रासायनिक समीकरण संतुलित करना देख सकते हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए हमारे पास एक क्रिया कारक होता है और एक क्रियाफल। क्रिया कारक हम उसे कहते हैं जो क्रिया में भाग लेता है, क्रियाफल उसे कहते हैं जो क्रिया के करने के पश्चात हमें प्राप्त होता है। हम यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों क्रिया कारक है। ये दोनों आपस में क्रिया करने के बाद अमोनिया का निर्माण किए। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने अणु भाग लिए? 2 अणु। तो नाइट्रोजन के 2 अणु के लिए मैंने यहाँ पे 2 हरी स्टिक का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन के यहाँ पे हमने कितने अणु लिए? 2 अणु। तो उसके लिए मैंने 2 ऑरेंज कलर की स्टिक का इस्तेमाल किया है। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर जब अमोनिया बनाते हैं तो अमोनिया में हमारे पास नाइट्रोजन यहाँ कितने अणु थे? नाइट्रोजन के केवल 1 अणु भाग लिया है और हाइड्रोजन के हमारे 3 अणु। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये समीकरण हमारा संतुलित नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमारा बायां पक्ष रहता है वही दाएं पक्ष, या कहें जितने अणु क्रिया कारक में रहते हैं उतने ही अणु क्रियाफल में भी रहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, अब हमारा ये समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है। अब हमको इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्रिया कारक की तरफ जाएंगे। तो क्रिया कारक की तरफ जाते हैं इससे पहले हम क्रियाफल को पहले संतुलित करेंगे। क्रियाफल में देखेंगे हम नाइट्रोजन के कितने हैं? 2 हैं। तो हम इसमें नीचे की तरफ डायरेक्ट ना लगाते हुए नाइट्रोजन के आगे हम यहाँ पे लगाएंगे 2। तो यहाँ पे जब हम नाइट्रोजन 2 लगाते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 लगाने पर, यहाँ पे नाइट्रोजन को हम 2 लगाते हैं तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? हमारा एक नाइट्रोजन आ जाएगा, जिससे नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे? 2। यहाँ पे सामने में हम कभी भी क्रिया कारक के सामने में लगाते हैं तो नाइट्रोजन की संख्या हो गई 2 और हाइड्रोजन की संख्या, आपका हाइड्रोजन के जो नीचे लिखा हुआ संख्या होता है उससे गुणा होता है। मतलब नाइट्रोजन की हाइड्रोजन की संख्या हो गई 3 दूनी 6। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ की संख्या हो गई हमारी 3, 4, 5 और देखिए 6। अब यहाँ पे हम आते हैं तो अब हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, इस हाइड्रोजन को भी हमको क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन के आगे हम यहाँ पे 3 स्टिक रख देते हैं। 3 रखने पे 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। हम यहाँ पे 6 स्टिक रख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, नाइट्रोजन की संख्या क्रिया कारक की तरफ कितनी है? 2। क्रियाफल में भी नाइट्रोजन कितने? 2। क्रिया कारक में हाइड्रोजन की संख्या 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब क्रियाफल में आएंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से हमारा ये रासायनिक समीकरण बहुत ही आसानी से संतुलित हो जाता है। धन्यवाद।